हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर बुक लेकर आई हूँ, जिसके राइटर खान सर हैं। हम लोग ऑलरेडी जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर था कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था, तो इसका हम लोग 2 पेज पढ़ चुके थे। पुर्तगाली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्यू पॉइंट्स हम यहाँ पर 4 पॉइंट कवर किए थे। तो चलिए इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के घटना चक्र तथा करंट अफेयर अपलोडेड मिलेंगे। वहाँ पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर नेक्स्ट 5th पॉइंट है वो है कि किस युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का पार्ट बना लिया था। तो उस युद्ध का नाम था नेपोलियन युद्ध, जो 1803 से 1815 के दरमियान लड़ा गया था। इसी नेपोलियन युद्ध के बाद क्या हुआ ना कि अंग्रेजों ने डेनिश जहाज़ों पर अटैक किया और जो डेनिश और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे उस व्यापारिक संबंध को समाप्त कर दिया और डेनिश बस्तियों को स्वयं हासिल कर लिया। नेक्स्ट है कि भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पनप नहीं सकी। डेनमार्क ने किस वर्ष अपनी अंतिम डच बस्ती, जिसका नाम सोरामपुर था, उसे ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया, यानी ब्रिटेन को दे दिया। तो वह पार्टिकुलर ईयर 1845 1845 था। अब यहाँ से फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है फ्रांसीसी कंपनी में कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब व किस नाम से की गई थी। तो देखिए 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई थी, जिसका नाम था कंपनी देस इंद से ओरिएंटलेस। फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली जो व्यापारी कोठी कारखाना खोली थी वो सूरत में 1668 ईस्वी में खोली थी। नेक्स्ट है कि कंपनी द्वारा पौंडीचेरी किससे प्राप्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से कंपनी ने पौंडीचेरी प्राप्त किया था। नेक्स्ट, डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 ईस्वी में पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ था। तो जब रिजिवक की संधि हुई उसके बाद ही पौंडीचेरी वापस फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पौंडीचेरी में। नेक्स्ट, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़े गए थे वो किस नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच। पहला कर्नाटक का युद्ध का जो मेन कारण था, तत्कालीन कारण, वह क्या था। तो अंग्रेजी सेना ने क्या किया था ना कि कुछ फ्रांसीसी जहाज थे उस पर अपना कब्जा, अपना अधिकार जमा लिया था, इसलिए फ्रांसीसी लोग गुस्सा गए और वापस में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध एक्चुअली में हुआ क्या था। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था। तो उस युद्ध का नाम है सेंट थोमे के युद्ध में। नेक्स्ट, यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति 1740 में आक्शा ला सैपल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद मद्रास पर किसका अधिकार रहा। तो मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार रहा। कई एक बुक में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑक्सा ला सैपल की जगह पर ए ला सैपल की संधि भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाबी पदों को लेकर हुआ। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध तो जहाज पर उसने अपना कब्जा जमा लिया था अंग्रेजों ने, इसलिए हुआ था। बट द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था नवाबी पद को लेकर। इसमें फ्रांसीसियों ने नवाब व मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका सपोर्ट किया था। तो फ्रांसीसियों ने तो नवाब यानी मुजफ्फर जंग का साथ दिया था, बट अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दिया था।
अब देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण था जब रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया गया, तो तृतीय कर्नाटक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। तृतीय कर्नाटक के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडेवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। तो फ्रांसीसी की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो उसका नाम था लाली। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। इसके बाद पौंडीचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया, तो 16 जनवरी 1760 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सिलसिला यानी क्रम क्या था, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिस और डेनिस के बाद लास्ट पर फ्रांसीसी आते हैं। यहाँ पर नोट दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में जो वास्को डी गामा आए थे वो थे, और सबसे अंत में 1961 से पुर्तगाली ही वापस गए। तो चलिए यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल में अलीवर्दी खां के बाद सिराज उद दौला नवाब बना। पहले बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान था, लेकिन उसके बाद कौन बन गया, तो सिराज उद दौला। सिराज उद दौला की राजगद्दी के प्रतिद्वंदियों और विरोधियों में प्रमुख कौन कौन थे, तो पूर्णिया नवाब शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफर। खुद सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर भी उसका विरोध कर रहा था। नेक्स्ट है कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की परमिशन के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। दस्तक का मतलब क्या होता है, तो कर मुक्त व्यापार करने का जो परमिट था, जो परमिशन था, उसी को ही दस्तक कहते हैं। जो मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, उसने जारी किया था 1717 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट है कि सिराज उद दौला द्वारा काशिम बाजार मई 1756 में और कलकत्ता पर 15 जून 1756 में अधिकार कर लिया गया। सिराज उद दौला के द्वारा अंग्रेजी सेना के अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट पॉइंट है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नवाब की सेना का नेतृत्व कौन करते थे, तो उसका नाम था मीर जाफर, यार लतीफ़ खान तथा राय दुर्लभ। यहाँ पर नोट देख सकते हैं कि सिराज उद दौला के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ समझौते हुए थे। इन समझौते में वाटसन और अमी चंद्र ने महत्वपूर्ण रोल प्ले की थी। सिराज उद दौला ने सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति भी राजद्रोही थे। नेक्स्ट है कि पलासी के युद्ध के बाद सिराज उद दौला की हत्या कर दी जाती है। जब सिराज उद दौला की हत्या कर दी जाती है तब बंगाल का नया नवाब कौन बनता है, तो उसका जो सेनापति था मीर जाफर वह बनता है। वह पार्टिकुलर डेट था जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, तो वह डेट 30 जून 1757 था। नेक्स्ट है कि पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था, तो उसके स्वयं के सेनापति मीर जाफर ने। नेक्स्ट, पलासी के युद्ध के बाद नवाब के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया, तो ल्यूक स्क्रॉफ्टन को। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब शुरू किया था, तो जब पलासी का युद्ध हुआ उसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भारत पर ऑल ओवर इंडिया पर सत्ता करना यानी शासन करना शुरू कर दिया। पलासी का जो युद्ध हुआ था, जो मैदान में लड़ा गया था, वह प्रेजेंट टाइम में वह पलासी के युद्ध के मैदान कहाँ सिचुएटेड है, तो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद में मीर जाफर ने कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी। 24 परगना जागीर को किस नाम से जाना जाता है, तो उस 24 परगना जागीर को क्लाइव की, रॉबर्ट क्लाइव की जागीर भी कहते हैं। किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों का सर्वोच्चता प्रदान की, तो बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी सरकार के खर्च में हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन ना कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपना गद्दी यानी अपना पद छोड़ दिया। कब, तो 1760 में। उसके बाद नया नवाब किसे नियुक्त किया गया, तो मीर कासिम को। देखिए मीर जाफर पहले बना, बट
मीर जाफ़र ने अपनी गद्दी स्वयं अक्टूबर 1760 में जब छोड़ दी तो उसके बाद गद्दी किसने संभाला, तो मीर कासिम ने। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मुंगेर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मीर जाफ़र ने पहली राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी, क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था मीर कासिम। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अपनी सैन्य व्यवस्था में सुधार किया, सेना की संख्या में इंक्रीजमेंट की, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसने अपनी सेना को किसके नियंत्रण में रखा था, तो गुरगिन खान के नियंत्रण में। नेक्स्ट है कि मीर कासिम की अंग्रेजी विरोध नीतियों के कारण जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्खास्त कर किसे नवाब बना दिया, तो मीर जाफ़र को। देखिए, पहले मीर जाफ़र बना, खुद से छोड़ा, तब गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पर मीर कासिम बैठता है। वह मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ लेकर जाता है, मुंगेर लेकर जाता है। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं से इसे बर्खास्त कर दिया मीर कासिम को, और फिर से मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा लिया। बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर के मैदान में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 ईस्वी को पहुंची। अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व के युद्ध में मैदान में पहुंची थी, तो हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। यह संधि किन किन के मध्य हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी 12 अगस्त 1765 को। यहाँ पर नोट है कि 5 फरवरी 1765 को मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके पुत्र, जिसका नाम नजमुद्दौला था, उनको अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन गया। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ 1965 ईस्वी से माना जाता है। द्वैध शासक का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है, तो लियो कार्टिश को। नेक्स्ट, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन किन के मध्य संपन्न हुई थी, तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि विश्व में ऐसी कोई भी सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। यह कथन किसने कहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में जब द्वैध शासन लगाया गया था उसके संदर्भ में कहा गया था। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक-उद-दौला, जो 1770 से 1775 तक बंगाल की गद्दी पर अंतिम नवाब के तौर पर मुबारक-उद-दौला बैठता है। चलिए यहाँ पर से कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यूरोपीय कंपनी का जिस प्रकार से भारत में आगमन होता है, पहले पुर्तगाली वगैरह आते हैं, धीरे धीरे डच, फ्रांसीसी, डेनिश वगैरह आ जाते हैं, तो उनके बारे में चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था 17 मई 1498 को। वापस अपने देश व पुर्तगाल चला जाता है। कब आता है, तो 1502 ईस्वी में। दूसरा पुर्तगाली, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वे दूसरा पुर्तगाली का नाम बतलाइए जो भारत में आया था, तो उसका नाम था अल्वरेज कैब्राल। कब आया था दूसरा पुर्तगाली यानी अल्वरेज कैब्राल इंडिया, तो 1500 में। 1503 की अगर बात करते हैं तो भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की गई थी, तो कोचिन में 1503 में। नेक्स्ट है कि 1505 में द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कन्नूर में की गई। फ्रांसिस्को द एल्मीटा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट है कि 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। 1529 की बात करें तो नीनो डी कून्हा पुर्तगालियों का वायसराय बना। जस्ट उसके एक साल बाद यानी 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गई। पहले पुर्तगालियों की राजधानी केरल का कोचिन था, बट बाद में गोवा बन जाता है। कब, तो 1530 में। 1596 में कार्नेलिस दी हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। अब देखिए यहाँ पर से डच का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो 1596 में पहला डच नागरिक था
जो भारत आया था उसका नाम था कर्नेलिस दी हाउटमैन। कब आया? 1596। 3 साल बाद यानी 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में। उसके 1 साल बाद यानी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंडिया में हुई। 1608 में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री यानी कोठी सूरत में खोली गई। तो यहाँ पर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कब स्थापित की थी? तो 1608 में। 1609 में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार उससे भेंट करने के लिए गया था। 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार भेजा था। 1661 में पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा को बम्बई दहेज स्वरूप दे दिया था। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी भी सूरत में ही थी। कब उन्होंने स्थापित किया? तो 1668 में। उसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहला सूरत में और दूसरा मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है 1673 की अगर बात करें तो फ्रेंचोइस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी की नींव डाली गई। 1690 में जॉब चारनोक ने कलकत्ता की स्थापना की। 1708 से 9 के दरमियान ब्रिटेन के 2 प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय हो गया। 1725 में फ्रांसीसियों द्वारा माहे पर अधिकार हुआ। 1739 में फ्रांसीसियों द्वारा कारीकल पर अधिकार किया गया। 1759 में वेद्रा का निर्णायक युद्ध हुआ था। देखिए वेद्रा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारतीय व्यापार से उसे बाहर निकाल दिया था। 1760 में वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और भारतीय व्यापार से बाहर निकाल दिया। देखिए किस प्रकार से अंग्रेज सबको हरा कर पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहते थे हमारे इंडिया पर। सबसे पहले उन्होंने डचों को हराया वेद्रा के युद्ध में 1759 में। उसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1760 में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। फिर फ्रांसीसियों का जो व्यापार स्थापित कर रहा था वो इंडिया से, उसे समाप्त किया। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 की अगर बात करें तो पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को फ्रांसीसियों को लौटा दिया। 1746 से 48 के दरमियान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1740 में पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, जो 1748 तक चला। देखिए मैं बोली थी ना कि आगे आएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? तो पहला कर्नाटक युद्ध 2 साल तक चला था, 1746 से 1748 तक। बाद में जब एलासापल की संधि होती है तो इसके तहत मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। 1749 से 1754 की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकारी को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इस युद्ध का अंत पौंडीचेरी की संधि से हुआ। ठीक है ना। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1749 से 1754 तक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो वो 1756 से 1763 तक चला, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध एलासापल की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।